एक काम जो हमारे देश में सदियों से चला आ रहा है, चाहे फिर वो स्कूल एजुकेशन हो, चाहे फिर वो हायर एजुकेशन हो, कि आखिर मेरे स्कूल की रैंक क्या है या फिर मेरे कॉलेज की रैंक क्या है या फिर मैं जिस क्लास में पढ़ता हूँ उसमें मेरी ही रैंक क्या है, राइट। तो ये काफ़ी ही जाना माना पहचाना सा वर्ड है हम सब के लिए। हम सब इस दौर से गुजरे हैं। कोई आईआईटी की रैंक का दम भरता है, कोई अपने एक दिल्ली में जो कॉलेज है उसकी रैंक का दम भरता है, कोई अपने स्कूल की पढ़ाई करता है। तो आज का जो ये वीडियो है ये इसी रैंकिंग के टॉपिक से रिलेटेड है, जो कि आपको यूजीसी नेट पेपर 1 में पढ़ना होता है। और सरकार ने 2015 के बाद से हायर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में इस रैंकिंग की कहानी को बिल्कुल ही सेंट्रलाइज तो नहीं कहना चाहिए, एक जगह कर दिया है, ठीक है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं NIRF रैंकिंग, जो कि 2015 से लागू हो गई। अब इस रैंकिंग, जो कि हर साल एडिशन जिसका निकलता रहता है, इस रैंकिंग से रिलेटेड आपको अपने सिलेबस में क्या क्या पढ़ना होता है उस पे आज हम आते हैं, उसको समझ लेते हैं। और उसके लिए लेट अस गो टू ह्यूमन पेरिटस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और वहां से हम इसकी पूरी पढ़ाई कर लेते हैं। तो आपके सामने ह्यूमन पेरिटस का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें NIRF का टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले NIRF का पूरा फुल फॉर्म ही क्या है? तो फुल फॉर्म है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क इज योर फुल फॉर्म, जिसको अर्स्टवाइल MHRD ने 29 सितंबर 2015 को लॉन्च किया। अर्स्टवाइल MHRD क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि उसका नाम जो है NEP के रिकमेंडेशंस के बाद, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिकमेंडेशंस के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, ठीक है। तो ये जो फ्रेमवर्क है, इसमें अगर मुझे रैंकिंग देनी है तो मुझे रैंकिंग के लिए सबसे पहले 4 या 5 पैरामीटर डिसाइड करने होंगे जिन पे मैं रैंकिंग दूंगा। अब देखिए, कोई भी कैंडिडेट अगर इंटरव्यू के लिए आता है तो कोई भी इंटरव्यूअर क्या करता है? इंटरव्यूअर 4 या 5 बातों पे उसको पॉइंट्स देता है कि भाई इसका जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा है, कम्युनिकेशन कैसा है, इसका नॉलेज कैसा है, इसका फलाना स्किल कैसा है, उस पर मार्क्स दे के कैलकुलेट करता है। ठीक इसी प्रकार अगर इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए रैंकिंग करनी है तो पहले सरकार को पैरामीटर डिसाइड करने होंगे, उन पैरामीटर्स के बेसिस पे रैंकिंग मिली जाएगी। तो ये जो पैरामीटर था, ठीक है, ये कोर कमेटी ने बनाया, जिसको MHRD ने अपॉइंट किया था, ठीक है। और ये जो पैरामीटर थे ये क्या क्या थे? आपके थे टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्स, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, ये कैसा है? रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ये कैसा है? ग्रेजुएशन आउटकम, ये कैसा है? यहाँ पे ज्यादा अच्छे से लिखा है। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, ये कैसा है? और पीयर परसेप्शन क्या है, ठीक है। तो इन 5 कैटेगरीज पे हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को मार्क्स देते हैं एंड देन उसके हिसाब से ये रैंकिंग डिसाइड होती है। अब इसके बाद जो पैरामीटर्स हैं, क्या उनका वेटेज इक्वल है? यानी कि हर एक में 10 में से मार्क्स दिए जा रहे हैं? द आंसर इज नो। हर एक का वेटेज अलग अलग है। वो कितना है? अगर टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज की बात करें तो उसका 30% वेटेज है टोटल मार्क्स में। रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस की बात करें तो उसका 30% वेटेज है। ग्रेजुएशन आउटकम्स की बात करें तो उसका 20% वेटेज है। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी की बात करें तो उसका 10% वेटेज है। पीयर परसेप्शन की बात करें तो उसका 10% वेटेज है, ठीक है। इसके अंदर भी अगर हम चले जाएं तो इसका भी जो है सब पैरामीटर्स हैं, जैसे टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज के सब पैरामीटर्स हैं कि स्टूडेंट स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग डॉक्टरल स्ट्रेंथ कितनी है, इसके बेसिस पे जज किया जाएगा। फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो क्या है, ऑन एम्फेसिस ऑन परमानेंट फैकल्टी, इस पे जज किया जाएगा। कंबाइंड मैट्रिक फॉर फैकल्टी विद PhD एंड एक्सपीरियंस, इस पे जज किया जाएगा। फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड देयर यूटिलाइजेशन, इस पे जज किया जाएगा। अगले पे आते हैं, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस के नाम पे किस किन चीज़ों पे जज किया जाएगा? कंबाइंड मैट्रिक फॉर पब्लिकेशन, कंबाइंड मैट्रिक फॉर क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशन, IPR या पेटेंट कितने पब्लिश या ग्रांटेड हैं, फुटप्रिंट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। एक और देख लेते हैं, ग्रेजुएशन आउटकम में मैट्रिक फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, ठीक है, मैट्रिक फॉर नंबर ऑफ PhD स्टूडेंट ग्रेजुएटेड एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे ही आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी में भी ये पॉइंट्स हैं और पीयर परसेप्शन में भी कुछ पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन 5 पैरामीटर के हिसाब से जज किया जाएगा। इनका वेटेज भी हमने डिस्कस कर लिया, इनके अंदर के सब पैरामीटर्स को भी हमने डिस्कस कर लिया एंड देन रैंकिंग आएगी। अब ये जो रैंकिंग आएगी ये
इस पूरी रैंकिंग को रिलीज करने का जो जो कहना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर सारे डेटा को कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किसकी है? क्या ये मिनिस्ट्री अपने डिपार्टमेंट के थ्रू करती है? द आंसर इज नो। देयर आर 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे हमें डिस्कस करने हैं, या फिर 3 डिफरेंट रोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीडेशन, जो कि 2010 में AICTE ने बनाया, ठीक है। तो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीडेशन को ओवरऑल कोऑर्डिनेटर बना दिया है फॉर दिस NIRF रैंकिंग पर्पसेस, ठीक है। तो इसका क्या काम है? प्राइमरी एजेंसी दैट इज गिवन द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द रैंकिंग, ठीक है। इसके बाद NVA क्या करेगा? एप्लीकेंट्स को इनवाइट करेगा पोर्टल पे, ठीक है, फॉर वेरियस डिसिप्लिन्स एंड कैटेगरी जिसके लिए रैंकिंग है, एंड एंड विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ अदर बॉडीज ये पूरी चीजों को फाइनली इंप्लीमेंट करेगा। अदर बॉडीज कौन सी हैं? दूसरी है आपकी इन्फ्लिपनेट सेंटर, ठीक है। इन्फ्लिपनेट सेंटर का काम होगा कि NIRF के लिए पोर्टल या फिर वेबसाइट को डेवलप करना एज वेल एज मेंटेन्ड करना, ठीक है। तो जितना भी वेबसाइट का काम होगा, जितना भी वो सब काम होगा, वो जिम्मेदारी दी गई इन्फ्लिपनेट को। तो इन्फ्लिपनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ NIRF वेब पोर्टल इंक्लूडिंग डेटा कैप्चरिंग सिस्टम, परसेप्शन कैप्चरिंग, फीडबैक मैकेनिज्म एंड रैंकिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसके बाद जो तीसरी बॉडी आई वो आई आपकी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसका काम था वो सारे वैलिडेशन देना, सारे डेटा को वेरीफाई करवाना जो इंस्टीट्यूशंस दे रहे हैं, ठीक है। तो UGC प्रोवाइडेड ऑथेंटिकेटेड डेटा ऑन कॉलेजेस एंड अंडर यूनिवर्सिटीज अंडर इट्स परव्यू, ठीक है। तो ये सारी चीजें UGC से मिलेंगी। अच्छा, ये 3 चीजें हो गई। एक और थर्ड पार्टी का भी रोल यहां पे लिया गया फॉर द पर्पस ऑफ पब्लिकेशन एंड साइटेशंस। ये क्या है कि these are the third parties for retrieving data on publication and citations। कौन कौन है? Academic Partners, Web of Science, Scopus and Indian Citation Index। इनका उपयोग किया गया कि इन पब्लिशर्स को कॉन्टेक्ट किया गया टू हेल्प आउट इन द प्रोसेस ऑफ रिट्रीटिंग डेटा ऑफ सम ऑफ द इंस्टीट्यूट दैट हैड अप्लाइड फॉर NIRF। उसके बाद जाके कहीं ये NIRF रैंकिंग जो आती है, ठीक है। तो ये हो गया NIRF रैंकिंग का फंडामेंटल स्ट्रक्चर जिसके बेसिस पे रैंकिंग आती है। इसके बाद हर साल ये रैंकिंग आती है और लेटेस्ट एडिशन जो है 2024 में आया, ठीक है, जो अभी हम 24 में बैठे हैं। और उससे रिलेटेड कुछ चीजें हम देख लेते हैं कि जो 9th कंसेक्यूटिव एडिशन है उसमें 2 या 3 नई चीजें हुई। पहली बात तो अभी तक क्या है 13 कैटेगरीज में ये रैंकिंग दी जाती थी, पर इस बार 3 नई कैटेगरीज को इंक्लूड किया गया। कौन सी थी वो? स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी एंड स्किल यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ इनोवेशन रैंकिंग इनटू इंडिया रैंकिंग यूजिंग NIRF फ्रेमवर्क। अब ये 16 कैटेगरीज देख लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने वो 16 कैटेगरीज हैं: ओवरऑल यूनिवर्सिटी, स्टेट पब्लिक, ओपन यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूशन एंड सो ऑन। तो देखिए यहाँ पे ये 3 जो है ये नई यूनिवर्सिटी कैटेगरीज रैंकिंग करी गई, इनोवेशन इंस्टीट्यूशन भी आया, ठीक है। तो इसके बाद 16 कैटेगरी जो है पोर्टफोलियो में आ गई। अब क्या क्या की हाइलाइट्स हैं वो आपको देखनी होती है। पहली बात तो IIT मद्रास ने ओवरऑल कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन ली है। इंजीनियरिंग के कॉलेजेस की रैंकिंग में 9वीं बार उसने पहली पोजीशन ली है, ठीक है। टॉप 100 में 23 स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, 22 प्राइवेट डीम यूनिवर्सिटीज़ हैं, 16 IITs हैं, 9 NITs हैं, 7 सेंट्रल प्राइवेट और 4 एम्स, ISCR एंड गवर्नमेंट डीम यूनिवर्सिटीज़ हैं, 3 CFTI एंड 1 कॉलेज हैं, ठीक है। ISC बेंगलोर ने यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप किया है। IIM अहमदाबाद ने मैनेजमेंट क्या कहते हैं कैटेगरी में टॉप किया है। एम्स ने मेडिकल कैटेगरी में टॉप किया है। हिंदू कॉलेज ने मिरांडा को रिप्लेस करके कॉलेजेस की रैंकिंग में पहले स्थान पे आया है। आर्किटेक्चर में IIT रुड़की आया है। NLU बेंगलोर जो है वो लॉ में पहली बार आया है। डेंटिस्ट के लिए सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज जो है चेन्नई, वो है पहले स्थान पे आया है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो लेटेस्ट एडिशंस की रैंकिंग है आपको पढ़ना होता है। आई होप इस सेशन के बाद जो NIRF रैंकिंग का जो ढांचा है, जो रैंकिंग के लेटेस्ट अपडेट्स हैं या फिर जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं, उसको लेके आपको काफ़ी ही क्लैरिटी आ गई होगी। बाकी
वी एट ह्यूमन पेरिटस हम कैसे आपको यूजीसी नेट में तैयारी कराते हैं, कैसे हमारे कोर्सेज रहते हैं, या फिर ये जो प्लेटफॉर्म है जिसमें हमने पढ़ाई करी है, इसके बारे में जानने के लिए आप हमारे टीम से कांटेक्ट करके एक दिन का इसी प्लेटफॉर्म का फ्री ट्रायल ले सकते हैं एंड यू कैन सी फ्रॉम योरसेल्फ कि कैसे ये आपको बहुत ही अच्छा स्कोर लाने में हेल्प करेगा। ऑल द बेस्ट।